नमस्कार, न्यूज आर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूर्विनिमा। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर लोकसभा में मणिपुर हिंसा का मुद्दा गूंजा। राहुल गांधी ने केंद्र पर जमकर आरोप लगाए। वहीं दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र के तीसरे दिन विधायकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, जब उन्हें पता चला कि अब वे सदन में फोन नहीं ले जा सकते हैं। वहीं तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां चंबल के बीहड़ों में आतंक का पर्याय रहे मलखान सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। क्या है पूरी खबर, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर भी देवभूमि उत्तराखंड से है, जहां पर लैंडस्लाइड से 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस राहुल गांधी की स्पीच के साथ शुरू हुई। बता दें, राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी सदस्यता बहाल कर दी है। पिछली बार जब मैंने बोला था तो थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया था। इतनी जोर से अडानी जी पर फोकस किया था कि आपके सीनियर नेता हैं, उन्हें थोड़ा कष्ट हुआ था। जो कष्ट हुआ था उसका असर शायद आप पर भी हुआ था। इसके लिए माफी मांगता हूं। मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। आज जो मेरे भाजपा के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण अडानी जी पर नहीं बोलने जा रहा हूं। आप शांत रह सकते हैं। मेरा भाषण आज दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था कि जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाहता हूं, आज मैं दिल से बोलूंगा। मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, 1-2 गोले जरूर मारूंगा। आप रिलैक्स रह सकते हैं। बहस के पहले दिन भी राहुल के भाषण की चर्चा थी, लेकिन शुरुआत गौरव गोगोई ने की थी। मंगलवार को सरकार की ओर से निशिकांत दुबे ने जवाब दिया था। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि मणिपुर न खंडित था, न है और न होगा। वहीं स्मृति ईरानी ने कश्मीरी पंडितों की तरफ चर्चा का रुख मोड़ा और गिरजा टिक्कू की कहानी भी सुनाई। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। शायद अपने ही कोलाहल में सुन न पाए हो। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है। खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। देखिए, ये बड़ी खबर, जहां संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस शुरू हुई। राहुल गांधी की स्पीच के साथ ये बहस शुरू हुई और राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी सदस्यता बहाल कर दी है, सांसदी बहाल कर दी है। पिछली बार जब मैंने बोला था तो थोड़ा कष्ट भी पहुंचा था। इतनी जोर से अडानी पर फोकस किया था कि आपके सीनियर नेता हैं, उन्हें थोड़ा कष्ट हुआ था। जो कष्ट हुआ था उसका असर शायद आप पर भी हुआ था, इसीलिए माफी मांगता हूं। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर पर। आलोक जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे राहुल गांधी के कथन से। उन्होंने कहा कि मैं आज दिल से बोलूंगा, दिमाग से नहीं। जो बातें दिल से बोली जाती हैं वो दिल में जाती हैं। और उन्होंने हिंदुस्तान की हत्या करने का यहाँ पर आरोप लगाया है। तो क्या कुछ सच्चाई इस कथन में है? देखिए, राहुल गांधी जी जब भी बोलना शुरू करते हैं, भूमिका है या जिसको प्रस्तावना आप कह सकते हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं और धीरे धीरे उस बिल्डिंग को आगे ले जाते हैं, लेकिन अंत में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से जो उनका जितना किया धरा होता है उससे सब पानी फिर जाता है। आज भी बहुत अच्छी तरह चले। जो मणिपुर का था, जिस पर अविश्वास लाया गया है, प्रस्ताव लाया गया है, इस पर बड़ी अच्छी सी उन्होंने भूमिका बनाई, आगे बढ़े और वहां पे जो हिंसा चल रही है, जो उसमें जो घटनाएं घटित हैं, उनका जो है काफी मार्मिक रूप से जो है उसका वर्णन किया और उसको काफी लोग
लेकिन बाद में जिस तरीके का आपका जो 22 बीजेपी की महिला जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने हरकत की है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है, उसको लेके जो है उन्होंने जो है सभापति जी से, स्पीकर साहब से जो है अपनी लिखित कंप्लेन दी है। उससे जो इनका पूरा जो भाषण था, जो उसका पूरा क्रियाकलाप था, वो बिल्कुल खत्म सा हो गया, क्योंकि अब बीजेपी मणिपुर पे ना बात करके उनके द्वारा जो हरकत की गई थी आखिरी में चलते चलते सारा फोकस अब वहीं पे कर देगी कि इस तरीके की हरकत जो है वो संसदीय नहीं है, वो शोभा नहीं देती। और जिस कद के राहुल गांधी जी है, जितना बड़ा उनका कद है, औहदा है, उस हिसाब से इस तरीके की हरकत पार्लियामेंट के अंदर नहीं शोभा देती है। तो कुल मिला के जो भी उन्होंने अपनी स्पीच देना चाहे, अडानी का नाम का व्याख्यान बगैर करे अडानी को लेकर आए, और उसके बावजूद भी जो है उन्होंने काफी चीजें करी, लेकिन चीजें सारी सब कुछ दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जो कहते हैं अंत भला तो सब भला, अंत में आके उनका जो गड़बड़ हो गया है, उनकी जो हरकत थी वो जो है उससे जो है पूरा जो उनका एक अच्छा सा भाषण था जो काफी कारगर सिद्ध होता, वो नल एंड वाइड हो गया। जी, जैसा कि आपने कहा कि अंत में गड़बड़ हो गई, लेकिन उसके पहले भी मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आई। स्मृति ईरानी ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा न करने की जगह कश्मीर 370 का मुद्दा उठाया और उस पर बात करनी चाहिए। क्या सरकार मुद्दे को भटका रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, हिंसा कहीं भी हो, चाहे मणिपुर की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे आपके छत्तीसगढ़ की हो, किसी भी प्रांत की हो, महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार की हिंसा है, जिस बात को लेकर आए थे, वो कहीं भी शोभनीय नहीं होती है। लेकिन हमारा जो विपक्ष है वो बड़ा ही सेलेक्टिव है, वो अपने जो उसको सूट करता है केवल उसी पे काम करता है। यही काम सत्तारूढ़ पार्टी भी करती है। तो मणिपुर को नल एंड वाइड करने के लिए, इसको डाइल्यूट करने के लिए उन जो है स्मृति ईरानी जी जो है वो बहुत जो आपकी जो कश्मीर की जो घटनाएं थी उनको पुनः जीवित करने में लगी है, और ये बता रही है, कहना शायद यही चाह रही थी, इस प्रकार के जातीय या धार्मिक संघर्ष भारत में होते चले आए हैं, और ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी निरंतर कहीं ना कहीं छुटपुट घटना इस तरीके की बनी रहेंगी। देश बड़ा है, लेकिन उससे कहने से आप बच नहीं सकते हैं, ये ठीक बात है। लेकिन जाहिर सी बात है, विपक्ष अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहता है, और उसने जिस शब्दावली का यूज किया कि इसमें जो है हिंदुस्तान की हत्या हुई, भारत माता के हत्यारे, इस तरीके की जो शब्द होते हैं उनका उपयोग बहुत ही प्रबलता के साथ किया। इसके जवाब में सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा से कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट चाहती है कि उसको मिल जाए, ताकि जो मुख्य समस्या है उससे लोगों का ध्यान हटाया जाए। और बाद में जो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर जाते जाते जो हरकत की है, जो कि कैमरे में भी कैद हुई है, जिसका कि महिला सदस्यों ने जो है पुरजोर उसका विरोध किया है, लिखित रूप से जो है स्पीकर साहब को अपनी कंप्लेंट लिखी है, इस पे हमें लगता है कि मुद्दा जो है अब कल होते होते इसी पे आधारित हो जाएगा, और जो मणिपुर की घटना हुई है वो पीछे चली जाएगी। जी, आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइव थे राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो है सदन में लगातार हंगामा देखने को मिला। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच वार पलटवार का दौर जारी रहा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में नए नियम विधायकों को परेशानी में डाल सकते हैं। जी हां, विधायक अब सदन में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, झंडे का कोई प्रतीक या फिर कोई वस्तु विधानसभा में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। साथ ही अब उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में विधायक वर्चुअली भी शामिल हो सकते हैं। कार्यवाही में वर्चुअली शामिल होने का अधिकार विधायकों को देने वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की पहली विधानसभा होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नए नियम मिलने जा रहे हैं, जिसमें न केवल सदस्यों के आचरण के लिए सख्त दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे, बल्कि सदन के कामकाज में संचालन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा सकेगा। नए नियम के अनुसार सदस्य सभा में झंडे, प्रतीक और कोई भी प्रदर्श वस्तु नहीं प्रदर्शित कर सकेंगे। वहीं विधानसभा सदस्यों को नए नियमों के तहत विधानसभा सदन के अंदर किसी भी दस्तावेज या फिर दस्तावेज को फाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमावली का प्रतिवेदन सोमवार को विधानसभा में पेश कर दिया गया है। इस नियमावली पर सदन में चर्चा की मंजूरी मिलने की भी योजना है।
अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड लखनऊ से प्रशांत राव लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यहाँ पर नया नियम लागू हुआ है, मोबाइल फोन जो है नहीं ले जा सकते हैं अब विधानसभा में, क्या इस नियम का पालन हो पाएगा? प्रशांत, आपको हमारी आवाज आ रही है? प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं हमें? देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां विधानसभा में नए नियम विधायकों को परेशानी में डाल सकते हैं। विधायक अब सदन में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, झंडे या फिर कोई प्रतीक और कोई वस्तु विधानसभा में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे अब विधायक। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में विधायक वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। कार्यवाही में वर्चुअली शामिल होने का अधिकार विधायकों को देने वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा, बता दें, देश की पहली विधानसभा बन गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नए नियम मिलने जा रहे हैं, जिसमें न केवल सदस्यों के आचरण के लिए सख्त निर्देश लागू किए जाएंगे, बल्कि सदन में कामकाज के संचालन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है। नए नियमों के अनुसार सदस्य सभा में झंडे, प्रतीक और कोई भी वस्तु नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड लखनऊ से प्रशांत राव लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यहाँ पर बड़ी अपडेट, ये बड़ा खबर कि अब विधानसभा में जो है विधायक मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं, क्या इसका पालन हो पाएगा? बिल्कुल पूर्व जिस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी दलों के विधायकों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाना, झंडा पोस्टर लेकर सदन की कार्रवाई को बाधित करना और इसके साथ ही सभापति के समक्ष या फिर विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष वहां पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कराना, पीठ दिखाना, इसके बाद तेज आवाज में हो हल्ला मचाना, इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि विधानसभा में नई नियमावली लागू की जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी जो भी बातें हैं उनको दरकिनार किया जा सके। जिस तरीके से विधानसभा बाधित करने को लेकर विपक्षी दल के विधायक सदन की बेल में आ जाते हैं, झंडा पोस्टर लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। इन सबको खारिज करने को लेकर नई नियमावली बनाने की बात की जा रही है। आपको बताते 1958 में नियमावली बनाई गई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस नियमावली को बनाने की बात की जा रही है, जिसमें नई नियमावली में यह होगा, कोई भी सदन का सदस्य या फिर वो विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, सदन के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकता है, अपनी पार्टी के झंडे, पोस्टर, बैनर या प्रतीक चिन्ह नहीं ले जा सकते हैं, कोई भी सत्र नहीं ले जा सकते हैं वहां पर। इसके साथ ही सदन के अंदर तेज आवाज में बोलना, तेज आवाज में हंसना, आपस में बात करना, हुड़दंग करना या फिर विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद सभापति के समक्ष जाकर विरोध प्रदर्शन करना, कागज फाड़ना या कागज के गोले बनाकर फेंकना इत्यादि जो वहां पर उपद्रव किए जाते हैं, इस पर रोक लगाने को लेकर नियमावली बनाई जाने की चर्चा जोरों पर है और जिसको सदन में पेश किया जाएगा और उसे पास कराया जाएगा, ताकि दोनों सदनों में होने वाले विपक्षी सदस्यों के हंगामों को रोका जा सके और इसका कड़ाई से पालन हो। लेकिन इस बात को लेकर वहीं विपक्षी दलों के विधायकों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया है। आज ही जो विधान परिषद के सपा नेता विरोधी दल है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि इस तरीके से यह स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि किसी की तेज आवाज, किसी की मध्यम या किसी की कम होती है। और इसके साथ ही जो बात कही जा रही है कि कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, उन्होंने कहा यह पूर्णतः असंवैधानिक है, असत्य है और यह अनैतिक है। यह रोक नहीं लगाई जा सकती, किसी का आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन हाँ, सदन के अंदर सभी सदस्यों को सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, संसदीय परंपरा का पालन करना चाहिए। इसका जो भी कार्य है वो सदन को भी गरिमा पूर्वक रखने को लेकर विधान परिषद के सभापति हो या विधानसभा के अध्यक्ष हो और उनके जो अधिकारी हैं उनको भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किस तरीके से सदस्यों के द्वारा यह नियम पालन कराए जा सके। लेकिन इस तरीके की रोक लगना कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन है और साथ ही साथ यह स्वतंत्र वाक जो अधिनियम है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की बात है, संविधान को बदलने की बात है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला है, विपक्षी दलों के विधायकों ने बड़ा हमला बोला है कि यह लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है, लोकतंत्र में आवाज दबाना अनुचित है और असंवैधानिक है। जी प्रशांत, जैसे कि हमें आपने बताया कि जो है बहुत सारे नेता इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वर्चुअली भी इसमें अब विधायक एमएलए जो है जुड़ सकते हैं। ये देश का पहला विधानसभा बन गया है जहां पर लोग विधायक जो है वर्चुअली जुड़ पाएंगे। क्या कुछ इसके पॉजिटिव असर देखने को मिलेंगे और क्या देश के अन्य राज्य भी इसे लागू करेंगे?
देखिए, वर्चुअली की बात की जाए कि वर्चुअली विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होना, इसको लेकर कई अभी जो विरोधाभास भी सामने नजर आ रहे हैं, जिसमें विपक्षी विधायकों का कहना है कि ऐसे सदन में क्योंकि गरिमापूर्ण ढंग से सदस्यों को लेकर तमाम उनके अपने संवैधानिक अधिकार होते हैं, अगर ऐसा होगा वर्चुअली तरीके से शामिल होने को लेकर तो तमाम सदस्य सदन में अपनी बात नहीं रख पाएंगे। कभी कभी जो सदन में बात होती है कि पक्ष और विपक्ष के मतदान की, वह पूर्ण रूप से ढंग से यहाँ प्रस्तावित नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जिस तरीके से वर्चुअली रूप से विधानसभा सत्र को संचालन करने को लेकर ये बात कही जा रही है, हालांकि टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत से विधायकों को लाभ भी होगा, जिसमें जिनकी आयु वृद्धि ज्यादा हो चुकी है या जो सदस्य बीमार हैं या जिस कारण विधानसभा के सत्र में नहीं आ पाए हैं, वह लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन जहां एक तरफ इसके लाभ देखे जा रहे हैं, वहीं इसके अनुप्रयोग भी देखे जा रहे हैं कि उससे कई तरीके की सदन की गरिमा को लेकर ठेस भी पहुंच सकती है। सदन में कई बार प्रस्तावों को लेकर यहाँ मतदान भी होता है, जिसमें सभापति के द्वारा हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा हो, नामित प्रमोटर स्पीकर के द्वारा हो, तो अभी हाथ उठाकर या ध्वनि मत से पारित करने की बात कही जाती है। तो ये स्थितियां स्पष्ट नहीं हो सकेंगी। इसको लेकर विरोधाभास सदन में विपक्षी दलों के विधायकों के द्वारा जारी है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार नियमों में बदलाव करके यह एक तरीके से संविधान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, तो इसको मंजूर नहीं किया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई कि इस तरीके की नियमावली विधानसभा में पारित ना हो, ताकि आने वाले समय में सदस्य अपनी आवाज न उठा पाए। और यह एक तरीके से कहा जाए, विपक्षी दलों का जो कहना है कि ये एक तरीके से विधायकों को दबाने को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, ताकि विपक्षी दल के विधायकों या सत्ता पक्ष के विधायकों की कभी कभी सत्ता के कारण कुछ काम नहीं हो पाते हैं, विधायक परेशान होते हैं, वह भी अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। इसमें चाहे तो सत्ता दल के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, उनके अधिकारों का हनन होगा, उनकी आवाज को दबाया जाएगा। यह कार्य पूर्ण रूप से संवैधानिक है, ऐसा विपक्षी दल कह रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। सभी ने इस पे भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को घेरने का काम किया है। विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि नियमावली में संशोधन किए जाए। हाँ, यह उचित है कि सदन में मर्यादा का पालन किया जाए और सभी सदस्यों को मर्यादा का पालन करना होगा। प्रशांत, विपक्षी हमलावर हैं इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं, तो प्रशांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी तरीके से हमलावर है जी, विपक्ष हमलावर पूरी तरीके से हमलावर है। और ये जिस तरीके से वर्चुअली तरीके से पेश होने की बात की जा रही है, इसमें बहुत सी दुविधाएं भी है, जिसको लेकर सदन के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष से और सभापति से मांग की है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जब सदन चलता है तो सदन के दौरान सभी सदस्यों को विशेषाधिकार होते हैं, उन विशेषाधिकारों का भी हनन हो सकता है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइव थे ब्यूरो हेड लखनऊ से प्रशांत राव, जिन्होंने हमें बताया कि सदन में जो है लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां चंबल का बीहड़ जिस बागी के नाम से थरथर कांपता था, चंबल के बीहड़ों में आतंक का पर्याय रहे पूर्व डकैत मलखान सिंह ने बुधवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें, वहीं सागर और छतरपुर में जिला शिक्षा अधिकारी रहे निवाड़ी के संतोष शर्मा ने भी समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं मलखान सिंह का कहना है कि उन्होंने अत्याचार, अन्याय और महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ बंदूक उठाई थी, लेकिन फिर से उसी तरह का माहौल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिला है। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार करेंगे और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनवाने में मदद करेंगे। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ भोपाल से कृष्णा शर्मा सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, यहाँ पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बागी नेता कहे जाते हैं वो, और क्या पॉजिटिव असर रहेगा या फिर नेगेटिव असर रहेगा इनका? देखिए, पूर्वी जिस तरह से बीहड़, चंबल के बीहड़ में जो एक खौफ का पर्याय था जी, बागी मलखान सिंह, वो आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है जी। मलखान सिंह पहले बीजेपी से प्रभावित थे और बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में कई मंचों पर देखे गए थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन अब बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया है। अब उन्होंने आज पीसीसी चीफ पे कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ली है। और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार बढ़ा है, लगातार महिलाओं के अपराध बढ़े हैं,
और जिस कारण से वे बागी बने थे, और वैसा ही माहौल अब मध्य प्रदेश में होता जा रहा है। हालांकि अब हथियार से कुछ होने वाला नहीं है, कानून अपना काम करता है और कांग्रेस लगातार मजदूरों गरीबों की बात करती है, इसलिए वह कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव से कोई उनका वास्ता नहीं है, ना उन्हें टिकट चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस के लिए पूरे मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार करेंगे। जी कृष्णा, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बुलेट से बैलेट तक का सफर जो है यहाँ पर बागी नेता के द्वारा तय किया जा रहा है और उनको डकैत कहने पे उन्हें नाराजगी होती है। हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं बागी हूँ, मंदिर की जमीन के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। कितनी सच्चाई है इस कथन में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्होंने मंदिर की जमीन के लिए मुद्दा उठाया था और उस कारण से 15 साल बागी रहे और 15 साल के बाद जब अर्जुन की सरकार तब उन्होंने आत्मसमर्पण किया, 6 साल जेल में रहे, उसके बाद वो बरी हुए। तो निश्चित रूप से जो यदि उन्हें कोई डाकू कहता है या दस्यु कहता है तो उस शब्द से उन्हें आपत्ति है। उन्होंने कहा कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ा और उस कारण से बागी हुआ। बिहार में हमेशा बागी पैदा होते हैं, डाकू पैदा नहीं होते। हमने कभी किसी गरीब को नहीं लूटा है और इसलिए हमें डाकू न कहा जाए। हम बागी से बागी हैं और बागी ही रहेंगे, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़े हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जी, तो कृष्णा, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसका जो है रुझान कांग्रेस की तरफ देखने को मिलेगा। जनता का क्या या फिर लोग डर से भयभीत होकर कांग्रेस को नकार देंगे या फिर पॉजिटिव उनकी तरफ कुछ रुझान जाएगा? देखिए, अब डर भय की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जो बागी के दौरान जो अपराध किए थे उसकी सजा वो काट चुके हैं और वो एक सामान्य जनजीवन गुजार रहे हैं। मलखान सिंह की पत्नी भी सरपंच है, क्योंकि जहाँ से उनकी पत्नी चुनाव लड़ी है वहाँ सभी जो पंच और सरपंच विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो इसलिए अब वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। जब हमने उनसे सवाल किया कि आज के माहौल में क्या हथियार आप फिर से उठा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हथियार उठाने जैसी कोई बात नहीं है, कानून अपनी जगह काम कर रहा है। इसलिए लोकतंत्र में आस्था रखते हुए वह कांग्रेस की मदद करेगी। जी कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइव थे भोपाल से कृष्णा शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि बागी नेता अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और कांग्रेस की सरकार बनाने में वो मदद करेंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां केदारनाथ यात्रा मार्ग के आधार शिविर गौरीकुंड में लगातार बारिश से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि एक झोपड़ी भूस्खलन के मलबे की चपेट में आने से उसमें सो रहे 2 परिवार के बच्चों की मौत हो गई है, जहां एक अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। गौरीकुंड में 5 दिन के भीतर भूस्खलन की यह दूसरी घटना है। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजावर ने बताया है कि गौरीकुंड गांव में हेलीपैड के पास स्थित झोपड़ी के ऊपर पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में ये झोपड़ी आ गई है, जिससे मलबा गिर गया है और परिवार के 4 सदस्य उस मलबे में दब गए हैं। उन्होंने बताया कि जानकी नामक महिला को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि उसके 3 बच्चे मलबे में दब गए थे। वहीं बात करें रामपुर की, तो यहां पर भी भारी बारिश के चलते होटल ढह गई है, उत्तरकाशी में सड़कें टूट गई हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको केदारनाथ यात्रा मार्ग से बता रहे हैं, जहां पर गौरीकुंड में लगातार बारिश के चलते लोगों में डर का माहौल है। एक झोपड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई है। एक परिवार के 2 बच्चों की यहां मलबे में दबने से मौत हो गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, भयावह तस्वीरें हैं यहाँ पर भूस्खलन की, जहाँ पर पूरा का पूरा घर जो है मलबे की जद में आ गया है, चपेट में आ गया है। परिवार के 4 सदस्य मलबे में दब गए हैं, इनमें से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ फोन लाइन पे नवीन भंडारी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या कुछ अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। यहाँ पे भूस्खलन की घटना सामने आई है, कैसे देखते हैं आप? पूर्वी देश की बारिश पूरे प्रदेश में हो रही है, चाहे वो हमारे रानी जनपद है, चाहे हमारे पर्वतीय जनपद है, और बारिश बिल्कुल फूट पड़ रही है और जगह जगह मैदानी जनपदों में जल भराव हो रहा है, पानी की बारिश हो रही है, सड़कें लोगों के घरों तक
को नुकसान हो गया है, निजी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, और जहाँ खेती बाड़ी भी पूरी तरह से डूब गई है हरिद्वार जनपद में। तो इस समय बहुत ये आफत की बारिश है और बहुत लोग कष्ट में है, बहुत दिक्कत में है। सरकार अपनी तरफ से लगातार रेस्क्यू कर रही है, अपनी तरफ से सरकार ने पैनी में रखी। आपदा प्रबंधन विभाग जो है हमारा, और जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और जो संभव मदद है वो सरकार की तरफ से हो रही है, लेकिन इस समय जो आगे तेजी से बढ़ेगा और दोनों तरफ जो है बारिश से नीरज जी, भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले हम 5 से 6 महीने से देख रहे हैं जोशीमठ में दरारों का सिलसिला हमने 6 महीने पहले भी देखा था और अब भी। तो प्रशासन अभी तक कदम क्यों नहीं उठा पाया है स्थानांतरण के, या फिर क्यों इतनी घटनाएं सामने आ रही हैं? तो उसके लिए प्रशासन 6 महीने से काम क्यों नहीं कर पा रहा था? लगातार घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? नहीं, वो जोशीमठ वाला प्रकरण, जो जोशीमठ वाली लैंडस्लाइडिंग की घटना है और जो प्रकरण है उस पर वाकई में वहाँ लोग काफी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों का व्यापार और लोगों का व्यवसाय, सभी तरह से लोग वहाँ दिक्कत में हैं। और सरकार ने उसके लिए पहले तो वहाँ सर्वे भी कराया और बहुत सारी चीजें उनके विस्थापन के लिए, उनके रोजगार के लिए, उन कामकाज के लिए सरकार ने एक प्लानिंग बनाई थी। ये बात जरूर है कि जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को राहत दी जानी चाहिए थी, जिस तरीके से लोगों को मदद होनी चाहिए थी, जिस तरीके से सरकार ने दावे किए थे, उस तरीके से वहाँ काम नहीं हो पाया। और लैंडस्लाइडिंग आप देखेंगे तो पहाड़ों में कोई पहली बार नहीं हुआ। लैंडस्लाइडिंग हमेशा जिस समय जो यहाँ मौसम, बरसाती मौसम होता है और उस दौरान यहाँ पर बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइडिंग भी होती है, क्योंकि कच्चे पहाड़ हैं, दरख्त के नीचे आते हैं और वो उससे काफी नुकसान भी होता है। और दूसरा ये है कि गंगा है, यमुना है, इनका जो हमारी नदियां हैं उनका जलस्तर भी बढ़ता है और जलस्तर बढ़ने की वजह से जो है वो मैदानी जनपदों में वो पानी भर के आ जाता है, उससे काफी नुकसान होता है। और ये सही है कि लोगों का नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है, लोग बड़े पैमाने पर दिक्कत में है, लेकिन सरकार का जो अपना एक सीमित दायरा है, एक मानक बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं कि उन नियमों के तहत ही, उन मानकों के तहत ही जो है सरकार मदद करती है। तो ये कष्ट का समय है, बहुत दिक्कत का समय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी उनको मदद मिलनी चाहिए उस तरीके से मदद भी नहीं मिल पा रही है। और हरिद्वार में तो लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अभी बल्कि केंद्र से एक टीम आई है वहाँ सर्वे करने के लिए, उसने सर्वे भी किया है कि लोगों की खेती बाड़ी, लोगों के घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो दिक्कत में तो लोग हैं ही हैं, लेकिन अब ये प्राकृतिक आपदा है, इसके प्रभाव को आप थोड़ा नियंत्रित तो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने संसाधनों से। नीरज जी, जैसा कि आपने बताया कि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसका पता है कि बारिश होनी है, हर साल बारिश होती है और चिन्हित स्थानों से स्थानांतरण की प्रक्रिया सरकार को करनी थी। अभी भी सीएम धामी के द्वारा सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ उसका पालन अभी तक हो पाया है? नहीं, ये बात आपने ठीक कही कि मानसून से पहले जो हमारी प्री तैयारियां होती हैं उसमें ये जरूर हमें देखना चाहिए कि जो हमारे बहुत संवेदनशील या अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, खासतौर के वर्षा की दृष्टि से, जहाँ जल भराव ज्यादा होता है या जहाँ ज्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा पुख्ता तैयारियां करनी चाहिए थी। उससे ये हो जाता है कि कम से कम नुकसान होता है और अलर्ट मोड पे रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है ठीक हो जाती है, सुचारू रूप से हो जाती हैं। तो ये सरकार मॉकड्रिल तो करती है, सरकार की जो टीमें हैं, सब सिस्टम है, वो पहले तैयारियां भी करता है, दावा भी करता है, लेकिन जब वाकई में आपदा आती है तो उस तरह की तैयारियां जमीन पे नहीं दिखती। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, ताकि जो है उस नुकसान को कम किया जा सके। तो अब देखते हैं आगे। अभी सरकार अपनी तरफ से तो दावे कर रही है और मुख्यमंत्री ने आज भी अभी मीडिया सेंटर में आपदा प्रबंधन केंद्र में सचिवालय से जो है जितने हमारे जो कुमाऊं के या गढ़वाल के जो जिला अधिकारी हैं उनके साथ फोन पे वार्ता की और उनको अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा और ये भी कहा कि जो लोग दिक्कत में हैं उनको हर संभव मदद की जाए। तो सरकार अपनी तरफ खिलाफ भी कर रही है, चीफ मिनिस्टर डायरेक्शंस भी दे रहा है, लेकिन अब देखना है कि आगे लोगों को कितनी राहत मिलती है, कितनी मदद मिलती है, ये समय बताएगा। जी नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पे थे वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली, जिन्होंने हमें बताया कि जो है सरकार लगातार प्रयासरत है लोगों को मदद दिलाने के लिए। इसी के साथ 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।